हमने से होगा क्या स्कोप है, इसकी पढ़ाई करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलने की संभावना है, क्या क्या काम आप कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला है, दो तरह का एरिया है, एक है कोर एरिया और दूसरा है पेरिफेरल एरिया। जो इसका मुख्य केंद्र बिंदु है वह पहला है कि यदि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स आप MA तक कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आप डिफरेंट टाइप का जो डिजॉर्डर्स है या जो मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आप डिफरेंट टेक्निक से असेसमेंट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के थेरापी सिखाया जाएगा, जिस थेरापी के माध्यम से ट्रीटमेंट हो सकता है मनोवैज्ञानिक रोगों का। उसके बाद कौन कौन प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए, कैसे सोशल अवेयरनेस लाया जाए ताकि आप उन बीमारियों को दूर कर सकें। तो यह 3 प्रकार के रोल आपको वहाँ पर आपको MA पास करने के बाद यह मिल सकता है और आपका जॉब प्रोस्पेक्ट वहाँ हो सकता है। इसके अलावा भी क्या है, आपकी जॉब हॉस्पिटल में हो सकता है। एक जानकारी आपको दे दें कि हमारे बिहार राज्य में मोटा मोटी 450 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में कम से कम 3 काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की बहाली होती है, कम से कम 3। तो 450 को 3 से गुना कर दें तो 1300-1400 आपको मोटा मोटी हो जाता है। इसके अलावा हमारे बिहार में ही यदि बात करें तो 38 जिला अस्पताल हैं। हर जिला अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट की बहाली होती है, वहाँ पर आपको इस जॉब मिलने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के और प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, जहां पर आप जो बीमारी आपको हुआ है उसे कैसे सुधार किया जा सके, कैसे उसमें कमी लाई जा सके, उसके लिए ढेर सारे प्राइवेट और सरकारी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर भी आपको जॉब का प्रोस्पेक्ट बनता है, वहां आपका प्लेसमेंट हो सकता है। इसके अलावा है बहुत सारे मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जहां भी आपका स्कोप बनता है। इसके अलावा स्कूल में एक नया कंसेप्ट आया है, सरकार ने तय किया है कि जितने भी +2 स्कूल होंगे वहाँ हर जगह एक काउंसलर की बहाली होगी। एक काउंसलर हर स्कूल में होगा। अब तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि यह लागू हो जाए, दोनों तरह का, सरकारी में भी और प्राइवेट स्कूल में भी। तो वहाँ भी आपका बेहतर जॉब प्रोस्पेक्ट हो सकता है। और सबसे लास्ट में है कि आप चाहें तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम वाले लोग हैं वो आपके पास आते हैं, उनके प्रॉब्लम का निदान प्राइवेट क्लिनिक खोल करके आप कर सकते हैं। लेकिन केवल यह बोल देने से नहीं होगा, केवल MA की पढ़ाई कर देने से नहीं होगा, लेकिन रास्ता यही है। जब तक इस रास्ते को आप नहीं अपनाएंगे तो अगला स्टेप में आप नहीं पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि आपको क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट चाहिए इन सारे जॉब में जाने के लिए। जॉब की संख्या कम है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, स्क्रीनिंग की बात आती है। स्क्रीनिंग करने के बाद जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसी का प्लेसमेंट होगा। तो बेस्ट परफॉर्मर कैसे होंगे, जब आपका प्रोफाइल काफ़ी इनरिच होगा। तो प्रोफाइल इनरिच करने के लिए पहला कंडीशन है कि आप MA करें क्लिनिकल साइकोलॉजी में। 2 तरह का कोर्स अपने यहाँ MA साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ MA केवल क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया जाता है। तो यदि आपने MA कर लिया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उसके बाद आप आगे की डिग्री है उसका नाम है PhD या साइक D नाम है। एक नया डिग्री आया है जो साइकोलॉजी में डॉक्टरेट डिग्री जाती है, जिसको पता है साइकी D। यह डिग्री आप कर लें। इसके साथ क्या है, इस डिग्री कर लेने में क्या है कि आपको वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मानसिक रोगियों का असेसमेंट किया जाता है, कैसे हम उसका डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के बाद कौन सा साइकोलॉजिकल थेरापी उस बीमारी के इलाज के लिए उपयुक्त है, इसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। जब रिगरस ट्रेनिंग होगा तब क्या होगा कि आप किसी मानसिक रोगी का बेहतर इलाज आप कर सकेंगे। इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डॉक्टर जब MBBS करता है तब तक वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जब तक कि उसको MCI से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, तब तक कोई भी MBBS पास बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। MBBS करके आते हैं, उनको एक टेस्ट देना पड़ता है और टेस्ट देने के बाद ही उनको MCI से वो डिग्री या लाइसेंस प्राप्त होता है। वैसे ही साइकोलॉजी की दुनिया में एक रजिस्ट्रेशन हमको लेना पड़ता है, वो है RCI का। RCI का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उस संस्था से आपको एक लाइसेंस देना पड़ेगा। इसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक पैरामीटर होता है लाइसेंस देने का। जब तक लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा तब तक आप मानसिक रोगियों का इलाज आप वैधानिक रूप से नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इस दुनिया में आने के लिए, साइकोलॉजी की दुनिया में आने के लिए, कि आपके पास इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक पेशेंट आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा, और जब तक पेशेंट विश्वास नहीं कर पाएगा तब तक आपको अपनी बहुत सारी गूढ़ बातों
को आप तक व्यक्त नहीं करेगा। और जब तक उनकी सारी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे तब तक उनके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर जो डिजायर्स है उस डिजायर्स को आप तक वह दे नहीं पाएंगे, और जब दे नहीं पाएंगे तो बीमारी के कारणों का आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए साइकोलॉजिस्ट के लिए जो सबसे बड़ा जो क्वालिफिकेशन है वह है इंटरपर्सनल स्किल उसमें होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगला है उस इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ ने दिया है कि जो RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, आप चाहें तो MA क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद कुछ PG डिप्लोमा कोर्स भी आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट का नाम है, एक है वह इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंस जो दिल्ली में है, उसके बाद है CIP है जो रांची में है, और देश का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है साइकोलॉजी मीडिया में वो है निम्हांस जो बेंगलोर में है। इसके अलावा CIP के अलावा रिनपास रांची में 2 इंस्टीट्यूट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है CIP और दूसरा है रिनपास। आप चाहें तो रिनपास या CIP से भी आप PG डिप्लोमा की डिग्री या PhD डिग्री ले लें। वहाँ फ़ायदा यह होता है कि आपको हर दिन पेशेंट के साथ रूबरू होना होता है, उसका असेसमेंट करना होता है। जो डॉक्टर होते हैं वह जो थेरापी देते हैं आपके साथ, आप उसको देखेंगे, सीखेंगे, और फिर आप जब पास कर जाएंगे तो आप ही थेरापी देने लायक हो जाएंगे, असेसमेंट करने लायक आप हो जाएंगे। इसके अलावा एक संस्था है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसका जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है तुलजापुर में जो महाराष्ट्र में है। इसके 3 सेंटर हैं, तुलजापुर, हैदराबाद और गुवाहाटी। आप चाहें तो उस तीनों सेंटर में से किसी एक सेंटर में आप जाकर के वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप वहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा PG डिप्लोमा का कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमने दिया है यहाँ पर PHU का, मुंबई का MIT जो है नोएडा में वह, और फिर है ग्वालियर मानसिक आरोग्य संस्थान है जो जेल ग्वालियर में है। इसके अलावा आगरा में ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं, हमने 5-10 के बारे में केवल आपको यहाँ दिखाया है। इसका मतलब यह नहीं कि 5-10 है, ढेर सारे हैं। आप जाएंगे मोबाइल पर, गूगल पर डालेंगे, सवाल पूछेंगे, ढेर सारे वहाँ पर कोर्स के बारे में मिलेगा। कैसे एडमिशन होता है, कितना समय लगता है, क्या पढ़ाई होती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसा उस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट है, इन सारी बातों की जानकारी उसके वेबसाइट पर आपको मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी रखना चाहेंगे उनके साथ जॉब प्रोस्पेक्ट कैसा होगा, क्योंकि मोटे तौर पर हमने आपको यहाँ बताया। नेक्स्ट है कि यदि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी रखना नहीं चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसको पढ़ना क्या क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमें कौन कौन सी नौकरी मिलेगी, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल को एडिट करके मुझे क्या क्या। सबसे पहले कि जो इसको पढ़ना क्या है, आपको सबसे पहला पढ़ना है कि हमको मानव का व्यवहार को समझना है, आपका मोटिवेशन का लेवल किस प्रकार का है यह देखना है, आप में जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा है यह देखना है, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम आपका कैसा है, इसके असेसमेंट के बारे में वहाँ जानकारी मिलेगी। फिर पता चलता है कि ग्रुप डायनामिक्स किसको कहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मोटिवेशन या जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इसके लेवल को कैसे इम्प्रूव किया सकता है, इसको इम्प्रूव करने से प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों की पढ़ाई OB में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त है कि लीडरशिप कितने प्रकार का होता है, कौन सा लीडरशिप किस सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव होगा और किस सिचुएशन में कम इफेक्टिव होगा, इन सारी बातों की पढ़ाई भी OB के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा वर्क कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, वर्क कल्चर कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार के वर्क कल्चर में प्रोडक्टिविटी कितना अच्छा होगा, ह्यूमन रिलेशन किस प्रकार का होगा, इन सारी बातों को हम OB के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब यह सारी बातें की पढ़ाई आपकी हो जाती है, इन सारी बातों की आपको समझ हो जाती है, तब हमको MA करने के बाद मुझे क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट मिलेगा उसकी चर्चा हम करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी में हमने कुछ मोटे तौर पर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी दिखलाया है कि यदि आप OB एज ए स्पेशल पेपर आप पढ़ाई करते हैं तब मुझे क्या क्या जॉब हमको अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगा। पहला है कि आप बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एसोसिएट या बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा है कि जहाँ जहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेक्शन है, सेल है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आपको जॉब मिलेगा। इसके अलावा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजर का जो जॉब आपको मिल सकता है। इसके अलावा एकेडमिक पोजीशन तो हर जगह है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी और OB पढ़ने के बाद भी एकेडमिक दुनिया में आपको जॉब मिलेगा। खास करके जो इतना भी MBA का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक पेपर होता है OB के लिए जो टीचर का अपॉइंटमेंट होता है वह साइकोलॉजी बैकग्राउंड का होता है, बशर्ते कि उसका स्पेशलाइजेशन OB हो। बात यहीं पर ख़त्म हो गई, क्योंकि आगे इसके अलावा चलो जो भी है, लेकिन केवल
ये सारे जॉब आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं होते। लाइन नहीं चल रहा है, चल रहा है इन्वर्टर। कोई बात नहीं, जो जानकारी हमको मैं आपको शेयर करूँ। आपको एमए करने के बाद ओबी में एज ए शिक्षक यदि एमए आपने कर दिया है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आपको लेना पड़ेगा। क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा? आपको पीजी डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इन सारे फील्ड में यदि आप पीजी डिप्लोमा का कोर्स कर लेते हैं तब क्या है कि आपको जॉब का स्कोप बढ़ेगा। तीसरा है पॉजिटिव साइकोलॉजी। एक नया ब्रांच है पॉजिटिव साइकोलॉजी। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 25-26 साल पुराना संस्था है, ब्रांच है यह। इस कंसेप्ट को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था मार्टिन सेलिगमैन। सेलिगमैन ने ही एक बार 1998 के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, वहाँ APA के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था कि हम लोगों ने बहुत दिन तक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि की बात किया। यही केवल मानव का पक्ष नहीं है। मानव का पक्ष क्या है? कुछ पॉजिटिव साइड भी है। क्या पॉजिटिव साइड है? आदमी में हैप्पीनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके वेल बीइंग को कैसे इम्प्रूव करें, और इसको इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके होंगे। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, माइंडफुलनेस क्या होता है, पॉजिटिव स्कूलिंग क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इस सब की भूमिका आदमी के पूर्ण होने में कितना है, इन सारी बातों की पढ़ाई जो होता है वह पॉजिटिव साइकोलॉजी में होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी चूँकि नया ब्रांच है, इस ब्रांच का भी ढेर सारे उपयोग है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमने बताया था ढेर सारे थेरापी का, वैसे ही पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी ढेर सारे थेरापी की चर्चा की गई है, जिसके थ्रू आपने पॉजिटिव ट्रेट या प्रो सोशल बिहेवियर आपने डेवलप हो सकता है। जिसमें कुछ टेक्निक का नाम है, जिसमें एक का नाम है माइंडफुलनेस टेक्निक, दूसरा का नाम है रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसको हम कहते हैं PPI, पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन। इस इंटरवेंशन प्रोग्राम के थ्रू किसी व्यक्ति में पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा समाज में आजकल हर आदमी भागा भागों के दौर में कर रहा है। सभी लोगों में काफ़ी लेवल पर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिस कारण क्या होता है उसमें वर्क एफिशिएंसी उसका घट जाता है। तो वर्क एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आदमी के बिहेवियर का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावे। तो उसमें भी जो जॉब प्रोस्पेक्ट वही है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में मोटे तौर पर होता है। थोड़ा सा अंतर है उसमें। दोनों के थेरापी के टेक्निक जो है अलग अलग है, क्लिनिकल का अलग है और पॉजिटिव साइकोलॉजी का अलग है। तो मोटे तौर पर यह 3 तरह का जो है जो ब्रांच है, 3 तरह के ब्रांच के बारे में आपको हमने बताया है। अब आपको यह निर्णय लेना है कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। फिर से हम बता दें कि केवल स्पेशल पेपर ले लेने से जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आपका नहीं बढ़ेगा, तब तक कि उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स MA करने के बाद आप नहीं कर लेते। सभी से हम लोग या पहले सर के लिए एक जोरदार और ताली। बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। चेहरे से सौम्य, हंसी पे स्माइल, चेहरे पे स्माइल और पॉजिटिव माइंडसेट। आप जब भी सर से मिलिएगा, शायद मुझे लगता है आप लोग के साथ पहली बार सर के साथ इनकाउंटर, मतलब पहली बार है मुलाकात, लेकिन जब भी सर से आप मिलिएगा, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी में मिले, चाहे पटना यूनिवर्सिटी में मिले, चाहे वो सर का अपना यूनिवर्सिटी जो BN मंडल यूनिवर्सिटी है मधेपुरा, आपको इसी पर्सनैलिटी, इसी फिजिक के साथ, इसी स्माइल के साथ सर हमेशा, जो मैं कहा, कोई रियल साइकोलॉजिस्ट होता है जो चेहरे पे जितनी भी जीवन में विषमताएं हों, चुनौतियां हों, दिक्कतें हों, वो चेहरे पे नहीं आने देते हैं। मैं एज ए जूनियर सर हमेशा सीखता हूँ। मुझे याद है कोरोना का समय था और सर लगे हुए थे कि नहीं बच्चों में बहुत डर है। सभी को याद होगा 2020 की घटना है, 2 साल चला इनफैक्ट 20 सेकेंड्स। और सर लगे हुए थे कि नहीं हम लीजिए करेंगे, हम लोग व्यापक सेमिनार करेंगे। वेबिनार था तब, याद होगा सभी को, सेमिनार तो हो नहीं सकता था। तो सर लगे हुए थे कि नहीं बच्चों में पूरा जो एक साइकोलॉजिकल फियर आ गया है उसको हम लोग बाहर निकालें। और सर ने इंश्योर किया कि सर आपको याद हो सर 6 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट पूरे बिहार से उठाया, जिसमें मैं भी एक था। और उन्होंने 2-3 घंटे का जबरदस्त एक वेबिनार किया, जिसमें गांव के छोटे छोटे बच्चों से लेकर शहर के बड़े बड़े अमीर तक उनके मानसिक स्वास्थ्य क्या प्रोग्राम में, कैसे हम लोग उसको नेविगेट करें, कैसे हम लोग उसको पार लगाएं। सर का ये प्रयास रहा। और यही नहीं, ये तो एक प्रोफेशनल प्रयास था यूनिवर्सिटी की ओर से, सर के प्रोफेशनल सेल्फ की ओर से। सर आपके बारे में इतना ही याद है मुझे कि सर ने पर्सनली अपना यूट्यूब चैनल भी निकाला था सर, और वो डेली उस पर आधे घंटे का अपना पूरा जो उनका साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जो कि एक हम लोग की सोशल साइंटिस्ट कह जाते हैं, हम लोग या तो साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक। तो हम लोग को यही है जो मैं IIT खड़गपुर में पढ़ के आया, नॉलेज स्टार्ट विद ह्यूमैनिटी एंड एंड्स विद ह्यूमैनिटी। आप जितना भी यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं ज्ञान को, विद्या को,
प्रतिभा को, वो किसके लिए है? अब लोग लगता होगा कि बस नेट हो जाएगा, पीएचडी हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, तो एक छोटा सा अंश है। उसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है जब आप नॉलेज, जो अपने अंदर आपका नॉलेज वो आप सोसाइटी को देते हैं। गिविंग बैक टू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि सर ने कर दिखाया। इसके लिए सर के लिए जोरदार फिर से आप ताली दें। To the fourth series of the departmental seminar entitled Role of Psychologists in National Education Policy 2020. We have with us Dr. Mohammad Intiqabur Rahman sir as the keynote speaker. With us presided this whole series department, this whole seminar will be presided by our lovely head. नाम शायद लेना ना पड़े, मुझे याद है ना, आप लोग सब क्या नाम है मैम का, दूसरे बोलेंगे। एंड आवर अबूर सर का सम्मान करेंगे पाक से, और एक छोटा सा मेमंटो से अली सर और सुल्तानिया मैम दोनों सरों से टीचरों सब लोग, और एक बढ़िया सा ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए। सर मेमंटो सर। थैंक यू सर। मैं सीनियर मैम को बुलाता हूँ, और आप लोग जो सर बताएंगे, माधुरी और कोई और बच्चे सर का पूरा जैन मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी से आए हुए रहमान साहब का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। सर के बारे में क्या कहना, सर प्रतिभा के बहुत धनी है। इन्होंने ये अभी बहुत बिजी शेड्यूल में से, इनका आज ही सिर्फ फ्री है 24 को ही, बाकी ये सब दिन अभी बिजी है। इन्होंने विभाग को समय दिया, इनका बहुत तहे दिल से विभाग आभारी है। सर एकेडमिक प्रतिभावान मेधावी, क्या बोले सर के बारे में, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में हैं। ये अभी जो नई शिक्षा नीति पर है सर, उसमें अपना ये करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे छात्र छात्राएं इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इनकी हर बात पर अमल करेंगे। ये सेमिनार एक उत्साहवर्धक सेमिनार है तथा एक एकेडमिक सेमिनार है, इसलिए आप लोग सर की बातें ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं विभाग में सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ी संख्या में आज इस सेमिनार का हिस्सा बने। इसके लिए सभी को भी बहुत इसी तरह आप लोग से उम्मीद है कि विभाग के सेमिनार में अपना बढ़ करके हिस्सा लें, ताकि हम लोग को भी लगता है कि नहीं, मनोविज्ञान विभाग में हमारी छात्र छात्राएं सेमिनार के लिए उत्साहित रहती है। अभी जैसे भी डीन साहब गए यहाँ से, देखें ना इतना बच्चा लोग आया हुआ है, तो हमें भी अच्छा लगता है, विभाग को भी अच्छा लगता है कि इस सेमिनार में इतने बच्चे हम लोग आए, सर की बातों को ध्यान से सुने। और साथ साथ विभाग के अमृत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस विभाग को ऑर्गेनाइज करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ अनिल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साहब के रिक्वेस्ट अनिल सर आए हैं, अनिल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग का साथ दीजिए, हमें अच्छा लगता है। और अब सर अनुरोध, दिखाओ सर अनुरोध कि वो आए, और सर का पीपीटी थोड़ा में 2 सेकंड लगेगा। बिफोर दैट सर अनुरोध रहेगा कि आपको 2 मिनट यानी पीपीटी थोड़ा बता के बाय द टाइम मैं सर पीपीटी आपको 2 मिनट कर दूँ। सो वी टेक बिग राउंड ऑफ ताली, अप्लॉज। और मैडम सुल्तानिया जी आपके बीच में जो शब्द रखे, जो बातें रखी, वो मुझको फुलाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये इसको मैं अच्छे ढंग से नहीं बता पाऊँगा। खैर, जब वेलकम हो रहा था तो उस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल था। वजह ये थी कि अपने ही घर में अगर किसी को मेहमान समझा जाए तो हम समझते हैं कि कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, अच्छी फीलिंग नहीं आती है। मैं डिफिकल्टीज थी, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही एजुकेशन, उसको हम फोकस करें, न कि हम फोकस हमारा डिफरेंट जगह हो, बल्कि टारगेटेड फोकस, एक लक्ष्य की तरफ हम ध्यान दें और उसको ही ये करके दूर करके, उसमें कमियाँ है तो दूर करके, या बेहतर है तो उसका और बेहतर बनाने की कोशिश करने की हम कोशिश करें, और एजुकेशन को हम सही ढंग से बच्चों के बीच में परोस सकें। तीसरी चीज़ थी कि जो हमारा इन्वायरमेंट बनता जा रहा था कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, वो उस इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं उबल सी थी, कहीं कहीं पर बोर्डर फीलिंग होती थी। बल्कि ये था कि जस्ट फॉर डिग्री जो है बच्चे एडमिशन ले रहे थे, वो उनको नॉलेज का मतलब नहीं था, उनको किसी तरह के ज्ञान नहीं चाहिए थी, बस उनको अपना टाइम पास कर रहे थे, और टाइम पास करके वो ये चाह रहे थे कि उनके ये करके बस उनको एक सनद मिल जाए, एक डिग्री मिल जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए, बस इतना इनका फोकस होगा। लेकिन NEP BS जब आया, इन सारी चीज़ों को, इन सारी कमियों को उन्होंने इस पर ध्यान रखा, और ध्यान रखते हुए ये कहा कि अब जो लर्निंग का हमारा प्रक्रिया होगा, लर्निंग की जो हमारी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस हमारी जो होगी वो क्रिएटिविटी की हो जाए,
पर ध्यान फोकस करेंगे। क्रिएटिविटी कहते हैं सृजनात्मकता, यानी कि हम किसी चीज़ को एनालिटिकल सोचें, हम किसी चीज़ में जो है इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें, हम चीज़ में इनोवेटिव होने की बातें करें, तभी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप करेगी। जब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करेगी तो हम खुद प्राउडफुल करेंगे कि हमारे पास न केवल नॉलेज है, बल्कि उस नॉलेज से हम कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ एक नयापन, एक नई चीज़ें हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं या ला सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि इस एजुकेशन में पहले यह था कि पॉसिटी ऑफ फंड्स थे, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, तो कोलैबोरेशन की बात थी। कोलैबोरेशन से हमारा तात्पर्य यह है कि जो सक्षम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में लिया जाए, उनसे स्पॉन्सर कराया जाए, और जो भी सहूलत हमारे स्टूडेंट को हो सकती हो हम देने की कोशिश करें। हम मोर एंड मोर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, हम टीचर्स को फाइनेंस कराएं, तो इन सारी चीज़ों को भी इसमें फोकस करने की कोशिश की गई। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक सोच आपको डेवलप करने की पूरी कोशिश की गई कि हर चीज़ को आप खूब एक्सेप्ट करें। जैसे आपको कहा गया कि साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, आप एक्सेप्ट ना करें, बल्कि आप कहें कि भाई ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, क्यों है, कैसे है ना। इस तरह की आपके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। अपनी एक सोच के साथ आप उसको समझने की कोशिश करें, फिर अपने टीचर से, अपने गार्जियन से, या फिर जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिल करके आप उन सब चीज़ों को जो है सेटिस्फाई हों कि आपकी जो थिंकिंग है कितनी सही है, कितनी लॉजिकल है। अगर जो गलत है तो जो एक्सपर्ट्स हैं तो आपको कन्विंस करेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हैं, इसलिए साइकोलॉजी को हम साइंस ऑफ बिहेवियर का नाम देते हैं, साइंस करते हैं। तो आपने एक इंटरप्रिटेशन, खुद इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति होगी, और साथ ही साथ आपके अंदर में एक आलोचनात्मक सोच डेवलप करेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन पर भी जोर दिया गया है कि आपको वोकल होना है, आपको इंटरैक्टिव होना है। अब ये नहीं है कि आप ग्रुप में जाकर बैठे और आपसे सवाल किए जा रहे हैं, आपकी नजर नीचे नहीं, आप जान रहे हैं, लेकिन आपका दिल धड़क रहा है और आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। फिर बात आप निकल कहते हैं मुझे पता था, वहाँ तो घबरा गया। तो ये सारी चीज़ों की जो घबराहट होती है या उसकी कमियाँ आती हैं कम्युनिकेशन करने में, संप्रेषण करने में, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भी इस पर फोकस किया गया कि कितना इंटरैक्टिव हो सके। टीचर बोर्ड में इंटरेक्शंस हो, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की बातें हैं इसमें, कि उससे आप अपार्ट फ्रॉम क्लास आप उस बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, उनकी समस्याओं को आप समझें, बच्चे की अपनी समस्या को रखें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एनईपी में वो शामिल की गई है। उसके बाद ये है कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप छात्र हैं या छात्र हम भी हैं, सीखते ही रहते हैं, तो उनको उनमें विकसित करने की, उनमें विकास करने की जितनी भी चेष्टाएं हो सकती हों, जितनी भी कोशिश हो सकती हों, उसको हम पूर्णतः कंप्लीट करने की कोशिश करें और जितना मीन्स हो सके उसको हम करें। अब हमारे बीच में एक प्रश्न उठता है कि जो एनईपी है या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, उसका ध्यान किस पर है, किस चीज़ पर केंद्रित होती है। तो इस संदर्भ में हमने कुछ आस्पेक्ट्स और कुछ बातें हमने यहाँ पर रखी हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले क्या था कि कंडीशन तो ये बात कहेंगे कि आप उनके वेलबींग के बारे में भी सोचें। वेलबींग से आप लोग वाकिफ होंगे, तो टेक्नोलॉजी में ये है कि आप एज इट इज़ वेयर इट इज़ वाली बातें होती हैं कि आप जहाँ पे हैं वैसे आप रिलैक्स हैं, आप अपने को हमेशा हल्का महसूस करें, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप इसको भी फोकस करें। साथ ही साथ ये बातें भी इसमें सामने है कि उनके वेलनेस के लिए, यानी मेंटल वेलनेस के लिए भी गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज़ को आगे होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और इसको भी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल की गई है। अब हम आगे बातें करेंगे कि किस तरह से इस पर तो ये क्या गया है। अब जैसा हमने बताया कि जो हमारा प्राचीन काल था, हमारे प्राचीन भारत था, या जिसको हम एंशिएंट टाइम्स कहते हैं, जैसे आप एक एरोन देख रहे हैं, उस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम था कि जस्ट नीचे हम आए तो उसमें ये बातें आती हैं कि ट्रेनिंग फॉर कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ, यानी आपका जीवन पूर्ण हो, इसके लिए एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दिया जाता है। ये प्राचीन काल का कंसेप्ट था। आज के दौर में ये देखा गया है कि इसकी बहुत अहमियत है, बहुत ही जरूरत है, जिसको हम कहीं ना कहीं पर मॉडर्नाइजेशन की वजह से भूलते जा रहे थे, छोड़ते जा रहे थे। तो इसको भी फोकस करने की बात की गई है कि हम लाइफ को, जीवन को कंप्लीट कैसे करें, कैसे पूर्ण उनका जीवन बने, उस पर हमको फोकस करना होगा। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई कि मॉल्डिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ मेन एंड वीमेन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें, चाहे वो हमारी औरतें हों, चाहे वो हम मर्दों में से हों, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग को कहते हैं ना कि कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, एक कॉमन प्रोवर्ब है। तो उस कैरेक्टर को हम रिस्टोर करें, उस कैरेक्टर को हम बचाए रखें, और उनके अंदर में जो नए बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर में अभी से वो इस तरह का एक मॉडल डेवलप करें, एक वैल्यूज उनके अंदर लाने की कोशिश करें कि आगे चल के वो एक सिविलाइज्ड नागरिक के रूप में हमारे सामने। उसके बाद जो फोकस हमारा है कि इन्हीं चीज़ों प्राचीन काल में जो स्वामी विवेकानंद हैं, जिनका कोटेशन यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उन्होंने अपने एक कथन में कहा था कि मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, यानी जो शिक्षा हो वो इस तरह का हो कि वो मैन मेकिंग हो और उसके में कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि उनके चरित्र निर्माण की बातें उसमें की जाए, तभी वो शिक्षा उचित शिक्षा है, वो शिक्षा पूर्ण शिक्षा है। तो इन चीज़ों को भी सामने जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किए गए। उसके बाद जो लाचा का एनईपी की बातें हम करें तो वो प्राचीन काल के जो हमारे कंसेप्ट है, जिसको अभी हमने आपके बीच में रखा, उन सारी चीज़ों को इसमें उन्होंने शामिल किए हैं और शामिल करके हमको वो शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। इन्हीं बातों को हमने यहाँ पर भी रखा है कि जो है वो पर्सन सेंटर्ड एजुकेशन जो है इस पर फोकस है, यानी आपके व्यक्तित्व को, आपके कैरेक्टर को, आपके वैल्यूज़ को, आपके मॉडल को किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोटिवेट करें, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब
जो एंशिएंट ग्रेड की हम बात करें तो उस वक्त हमारा क्या था कि जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा का विषय वस्तु हुआ करता था, उसमें इंग्लिशमेंट ऑफ कल्चर की बात करते थे। यानी जो हमारा संस्कृति को नहीं, कल्चर संस्कृति हमारी जो संस्कृति थी वो संस्कृति को हम रिस्टोर करें, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और संस्कृति से ये कहा जाता है कि चरित्र भी बनेगा। अगर संस्कृति को हम अपनाए हुए हैं, हमारा परिवार भी ढंग का बन पाएगा और समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर कैरेक्टर की बात हमने पहले भी की है और अभी भी एक प्राचीन काल में था और इसको यहाँ भी देखा गया है कि कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, चूंकि हम साइकोलॉजी के हैं तो साइकोलॉजिस्टों ने इस पर बहुत फोकस किया कि व्यक्तित्व का जो स्ट्रक्चर है या व्यक्तित्व का जो हमारा निर्माण है या उसका जो विकास है वो तभी संभव होगा जब हम उचित शिक्षा उचित रूप से उचित समय पर हम बच्चों को देने की कोशिश करें। उसके बाद कल्टिवेशन ऑफ नोबल आइडियाज, यानी कि नई नई सोच, नई आपके अंदर में एक लड़क कसर, ये सारी चीज़ों को उत्पन्न करना हमारा पर्पस होता है। पुराने ज़माने में यानी जो प्राचीन काल था उसमें 3 चीज़ों पर बहुत फोकस की जाती थी। उसमें